नहीं होगा तो पूछ ले, बट मेक श्योर प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि फॉर्म वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज पर, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हो या बैक एंड डेवलपर हो, फॉर्म को वैलिडेट करना आना चाहिए, नहीं तो फिर आप नहीं कर पाओगे काम। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैंने एक डिव लिया और उसके अंदर लेबल लिख लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ नेम। मेरे को नेम को वैलिडेट करना है, ठीक है ना। टेक्स्ट और नेम और नेम, और यहाँ पे आईडी दे देता हूँ नेम। प्लेस होल्डर पता है हमें क्या होता है ना, प्लेस होल्डर पता, और एक डिसेबल्ड भी होता है जिससे हम डिसेबल्ड करके रख देते हैं, उसमें कुछ इनपुट नहीं ले सकते, ठीक है। और एक होता है वैल्यू, जिससे हम कुछ वैल्यू गेट कर सकें या वैल्यू डाल सके दिखाने के लिए। प्लेस होल्डर में हम एंटर योर नेम ये लिख देते हैं से, और इसको हम पहले शो कर लेते हैं। मैं वो ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूं, आपको जो करना वो कर सकते हो यूज, ठीक है। मैंने कुछ ऐसा लिखा, साथ में फिर मुझे यहाँ पे आपका एक सबमिट बटन भी लिख लेता हूं। सबमिट बटन से ये फायदा रहेगा कि मुझे वहां पे लिख जाएगा, ठीक है ना, SUBMIT सबमिट, सॉरी BUTN बटन, बटन उसमें सबमिट लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपके पास कुछ आ गया। बाय डिफॉल्ट अगर इसे देखोगे तो ऊपर आपको वैल्यू ऐसे मिल जाएगा, इस फॉर्मेट में आपको वैल्यू गेट हो रहा है यूआरएल के अंदर, ठीक है। नेम के आगे मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ है, अगर मैं नेम के आगे कुछ लिख दूंगा तो मुझे वो वैल्यू ऊपर यूआरएल में मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको ये वाला वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। मुझे इस इनपुट को वैलिडेट करना है, ठीक है। इनपुट को वैलिडेट करना मतलब यहाँ पे ओनली टेक्स्ट ही आना चाहिए, या फिर यहाँ पे ओनली नंबर ही आना चाहिए। उसके लिए हम क्या करें, क्या प्रोसेस फॉलो करें, तो आप जाओ लिखो रेजेक्स रेगुलर एक्सप्रेशन इन HTML, ठीक है। कुछ नहीं करना, सिंपल सा आपको क्या करना है, कुछ यहाँ पे कोड होगा, लेट्स से इसमें क्या लिखा हुआ है, A to Z कैपिटल में और स्मॉल A to Z, यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ। इसमें एक होता है पैटर्न एट्रीब्यूट, पैटर्न के अंदर ऐसा लिखोगे, इसका मतलब क्या है, स्मॉल A to Z आना चाहिए, होना चाहिए आपके उसमें टेक्स्ट में, और आपका A to Z कैपिटल में स्मॉल में दोनों में होना चाहिए। उसके बाद कितने कैरेक्टर होने चाहिए, 3 कैरेक्टर, इसका मतलब ये है। तो मैंने यहाँ पे गया और यहाँ पे लिखूंगा ABCD, जैसे सबमिट करूंगा तो प्लीज मैच द रिक्वेस्ट फॉर्मेट, ये बोलेगा कि आप जो इनपुट डाल रहे हो, जो भी आपने यहाँ पे फॉर्मेट यूज कर रहे हो उसको ही अप्लाई करो, ठीक है। तो आप चाहो तो नीचे आउटपुट लिख के एक ये भी टैग अवेलेबल होता है, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ प्लीज एंटर द टेक्स्ट अप टू 3 डिजिट, 3 लेटर या कैरेक्टर, सॉरी। तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा कि आपको एंटर करना है 3 कैरेक्टर। मैं यहाँ लिखूंगा 1 2 3 लिखूंगा, सबमिट करूंगा तो भी बोलेगा प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, ठीक है, ये भी बताएगा। अब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ABC 3 लिखा, सबमिट करोगे ऊपर आपको यूआरएल में ये डेटा गेट हो जाएगा जो पहले गेट हो रहा था। इसमें ABC आ रहा है आपके पास, तो ये ABC मैंने इनपुट किया था। यहाँ पे इस वे पे आप इजीली काम कर सकते हो। तो ये होता है आपके पास फॉर्म वैलिडेशन, आप किसी के अंदर भी ऐसे वैलिडेट कर सकते हो पैटर्न के थ्रू, ठीक है। तो अगर इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। बस इसमें आपको एक चीज मिल जाती है पैटर्न नाम से, इस पैटर्न को आप गूगल से सर्च कर सकते हो, ठीक है। रिजेक्स बहुत बड़ा टॉपिक है, अपने में एक दुनिया है, कहूँ तो मैं, जैसे कैरेक्टर लेगा, हाँ वहीं पे बोलेगा 1 2 3 भी लेना तो लेट्स से ABC 1 2 3 1 2 10 के लिए क्या था, रुक जाओ इसमें होगा मेरे, इसमें याद करना पड़ता है भाई बहुत सारी चीज। 0 to 9, 0 to 9, यहाँ पे 3 को हटा देता हूँ,
029, लेट्स से। ये एक कैरेक्टर के लिए हो गया, यहाँ लिखता हूँ 10। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में आप इसे लिख सकते हैं। तो ये आपके पास है। इसके बाद इसमें जो टाइटल आ रहा है, लेट्स से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कुछ भी क्लिक करता हूँ, तो प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड। इसके बाद एक और चीज आता है यहाँ पे, एक रिक्वायर्ड। इसको और छोटा कर देता हूँ ताकि और दिख जाए आपको। अगर किसी को कोई भी डाउट हो ऑनलाइन में प्लीज पूछ लेना, चैट कर लेना, ठीक है। एक आता आपका रिक्वायर्ड। लेट्स से अभी कुछ नहीं कर रहा, पहले क्या हो रहा था, अगर मैं इस रिक्वायर्ड को हटा दूंगा तो ये सबमिट हो जाता था, रिलोड हो जाता था। बट जैसे मैं रिक्वायर्ड लगा दूंगा तो उससे ये होगा कि सबमिट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा रिक्वायर्ड। आपको फील्ड रिक्वायर्ड है मतलब एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद एक और होता है टाइटल। अभी क्या है कि आप यहाँ पे हिट करते हो, जस्ट लाइक मैं वन ABC लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। साथ में और भी डेटा करना चाहते हैं, एंटर नंबर ओनली। तो आपको यहाँ पे रिलोड करोगे और यहाँ पे ABC लिख जो भी लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा एंटर नंबर ओनली लास्ट में। तो इसमें आप एक्स्ट्रा आप वो भी ऐड कर सकते हो। ये बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है HTML का, ये प्योर HTML है, तो इसमें आप ज्यादा कुछ काम नहीं कर सकते। इसके अलावा जब आप काम करोगे तो वो आप CSS के थ्रू, JS के थ्रू चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपके पास आपका वैलिडेशन। इसको लिख लो फटाफट से। ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। तो फिर मेरे हिसाब से आपका HTML वाला पार्ट मैंने सारा कवर करवा दिया है। और नाम है नेहा जोशी और फोटो लगा रखी लड़के की। अब आइए, आप लेट हो गए, फटाफट से नोट करोगे इसको, फिर रिपीट कर दूंगा। लैपटॉप लेके आते हो तो उसमें प्रिंट किया, अगर इसमें लिख के कोई फायदा नहीं है। जल्दी हो जाएगा टाइप से। जितना आपको कैरेक्टर यूज करना है उतना आप कैरेक्टर यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 10 लिख देता हूँ फिलहाल, और यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ एज पर जो ऊपर मैंने लिखा है वैलिडेशन। उसके अकॉर्डिंग जितना आपको टेक्स्ट को यूज करना है उतना आप कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रेजेक्स का एक पूरा एक टॉपिक है, उसको देख लेना, ठीक है ना, रेगुलर एक्सप्रेशंस का। आप यहाँ पे उस पैटर्न को यहाँ पे यूज कर सकते हो। हाँ भाई, यहाँ पे 1 लिख दो भाई, आई थिंक वर्क कर जाएगा।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 10 में इशू आता है इसमें। देखना पड़ेगा इसका भाई। वैसे 9 तक डिजिट ही होते हैं, 0 से 9 तक डिजिट होता है, उसको यूज करोगे, यहाँ पे डिजिट ही लिखाएगा बेसिकली भाई। डिजिट होते हैं 0 से लेके 9 तक, कितने कैरेक्टर यूज करने हैं उसमें आप लिखोगे यहाँ पे। डिजिट तो 0 से 9 तक ही होते हैं। सुमित अपने ड्यूकेट आईडी मेंशन कर देना। जितने भी ऑनलाइन ऐड होते हो प्लीज अपने ड्यूकेट आईडी मेंशन कर दिया करो, नहीं तो नेक्स्ट टाइम से मैं एंटर नहीं होने दूंगा फिर। लिख लिया? आपने लिख लिया? सुमित अपना ड्यूकेट आईडी मेंशन कर दो। भाई चैट में नहीं लिखना, अपने नेम के साथ मेंशन करो। एडिट का ऑप्शन होता है उसमें जाके चेंज कर दो। फटाफट करो क्योंकि मधुर सर आएंगे फिर चेक करेंगे फिर बोलेंगे मुझे, तो इसलिए कह रहा हूं मैं। तो जब भी आप ज्वाइन करते हो ड्यूकेट आईडी मेंशन करके ज्वाइन किया करो। जो नहीं है एक बार दोबारा बता देता हूं, जो अभी आए हैं। फॉर्म हमने पढ़ लिया था, बस फॉर्म वैलिडेशन रह रहा था हमारा टॉपिक। तो फॉर्म वैलिडेशन में क्या है, अगर आपको किसी भी इनपुट को वैलिडेट करना है तो आपके पास 3 चीजें एक्स्ट्रा होती हैं। एक होता है आपके पास पैटर्न। लेट्स से मुझे इनपुट में कुछ स्पेसिफिक वर्ड ही लेना है, ये स्पेसिफिक टैग्स ही लेना है, जैसे मेरे को ओनली ABCDEFG ही लेना है, मेरे को 1 2 3 नहीं लेना है, तो आप पैटर्न यूज करोगे यहाँ पे। पैटर्न के अंदर जो मैंने लिखा हुआ है वो बेसिकली रिजेक्ट्स है, रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, इसमें आप क्या करते हो, जो भी आप इनपुट दोगे अकॉर्डिंग टू जो आपकी नीड है, जो उसमें आपने रेगुलर एक्सप्रेशन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग वो डेटा एंटर करने को बोलेगा। जब आप लेट्स से आप कोई डेटा गलत एंटर करते हो तो प्रॉम्प्ट खुलता है, ठीक है ना। प्रॉम्प्ट में अगर आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहते हो कि भाई मैं इसमें एंटर करूं, तो बताने के लिए आप टाइटल यूज करोगे, इसमें एंटर नंबर ओनली मैंने अभी लिखा हुआ है सिंपल सा, ठीक है। आप इसमें कुछ और भी लिख सकते हो। उसके बाद अगर मान लिया जाए जैसे ही आपके पास ब्लैंक है इनपुट और उस केस में आप सबमिट करते हो तो आपका ब्लैंक इनपुट भी सबमिट हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि जो मैं इनपुट मेरे को बाय डिफॉल्ट चाहिए ही चाहिए, रिक्वायरमेंट है सबमिट होने से पहले, तो उस केस में आप रिक्वायर्ड यूज कर सकते हो। जैसे ही आप कुछ भी अगर ब्लैंक भी अगर सबमिट करोगे तो पहले प्रॉम्प्ट में दिखा देगा प्लीज फिल आउट दी फील्ड, ये आपको मैसेज दे देगा। एक बार डेमो देख लेते हैं फिर उसके बाद करते हैं आगे। यहाँ पे मैं जैसे अभी ब्लैंक है, कोई डेटा नहीं है, तो इस केस में मैं क्या करता हूं, सबमिट करूंगा तो प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, ये बताएगा रिक्वायर्ड के केस में। अगर मैं रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को हटा दूंगा तो ये नहीं आएगा। सेकंड केस, मैं यहाँ पे ABCD अगर मैंने अभी क्या लिखा हुआ है नंबर के लिए 0 से लेके 9 डिजिट है, तो मैं इसके लिए अगर यहाँ पे लिखता हूँ ABCD जो भी लिखना है आपको, सबमिट करूंगा तो प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट और एंटर नंबर ओनली, ये जो है ये टाइटल से आ रहा है, इस टाइटल को हटा दूंगा तो ये नहीं आएगा। अगर मैं पैटर्न को हटा दूंगा तो ये प्रॉम्प्ट जो आपको दिख रहा है ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये था आपके पास फॉर्म वैलिडेशन। ठीक है, सिंपल सा था, आप चाहो तो इसको कहीं और भी लगा सकते हो, आपकी इच्छा। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है आपके पास CSS। ठीक है, तो स्टार्ट करो, टॉपिक लिख लो CSS। मैं भी फोल्डर बना लेता हूं यहाँ पे CSS का।
CSS क्या होता है? अभी तक हम जो भी HTML में काम कर रहे थे या करेंगे, ठीक है, हाँ भाई यूज कर सकते हो आप। A to Z और स्मॉल A to Z, और ये बेसिकली 3 to 20, ये बेसिकली आपका हो जाएगा कितने आपको चाहिए डेटा। ट्राई कर लेना, नहीं होगा तो बता दूंगा, ट्राई कर लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप HTML, प्योर HTML में पैटर्न्स यूज बहुत ही कम करोगे, पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना। ज्यादातर आप वैलिडेशन जावास्क्रिप्ट की मदद से करोगे फॉर क्लाइंट साइड, और अगर बैकएंड में कर रहे हो तो जो आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप वैलिडेशन परफॉर्म करोगे। चलो, CSS क्या होता है, हम क्यों यूज करते हैं? अभी तक हमने देखा, जो HTML में देखा था वो बेसिकली लेआउट के लिए था, ताकि हमने एलिमेंट्स को रख दिया वेब पेज के अंदर। अब उसके ऊपर जो भी आपको चेंजेस करने, UI चेंजेस करने, उसके लिए हम यूज करते हैं CSS। CSS बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पूरे वेब एप्लीकेशन का, क्योंकि UI आप यहीं से दोगे, ठीक है। बाकी जो डायनामिक चीजें वो जावास्क्रिप्ट से करोगे, लेकिन आपका जो CSS है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो प्लीज मेक श्योर कि CSS को पढ़ लेना। HTML में हमने जितना पढ़ा उसका डबल हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे बेसिक से। पहले आप सब एक काम करो, जो मैं बता रहा हूं उसे लिख लो। पहले लिखो, सबसे पहले टॉपिक जो हम पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे CSS एलिमेंट्स। टॉपिक लिखते हुए जाओ जो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये है आपका बेसिक CSS। जो बेसिक CSS में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे CSS में CSS एलिमेंट। दूसरा, हाउ टू ऐड CSS, हम कैसे CSS को ऐड करेंगे, ठीक है, हाउ टू ऐड CSS, ठीक है। उसके बाद है CSS कमेंट्स। मैंने एक चीज ये बताया था, कमेंट आप हमेशा स्टार्ट हर किसी लैंग्वेज में यूज करोगे, और डेफिनेटली यूज करोगे, करना पड़ेगा आपको। उसके बाद एक CSS कलर, ये हम पढ़ चुके हैं लेकिन एक बार दोबारा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद CSS बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं वो सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद CSS बॉर्डर है, बॉर्डर को यूज करना सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे CSS मार्जिन, जो कि मार्जिन का क्या काम होता है हम इसमें डिटेल में देखेंगे। उसके बाद CSS पैडिंग है, ठीक है। CSS पैडिंग के बाद हम हाइट विड्थ मैक्स हाइट को देखेंगे, इसका यूज क्या होता है और क्यों सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद CSS बॉक्स मॉडल है। ये भाई एक सच बताऊं तो ये आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है, बॉक्स मॉडल क्या होता है। बॉक्स साइजिंग बॉक्स मॉडल लिखते हैं। उसके बाद है आपके पास CSS आउटलाइन, ये भी आपका बॉर्डर का ही पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद CSS टैग्स है, जो कि हम टैग्स में फॉर्मेटिंग कर रहे थे, कहां पे, HTML के थ्रू। वो सारे काम हम यहां से कर सकते हैं CSS के थ्रू, ठीक है। उसके बाद CSS फॉन्ट्स है, हम फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। CSS आइकन, हमें आइकन कैसे यूज करना है, ठीक है ना, इन HTML हम यूज कर सकते हैं यहां से। उसके बाद CSS लिंक है, जो एंकर टैग होता है उसमें कैसे काम कर सकते हैं वो चीजें बताएंगे। फिर सूडो एलिमेंट्स होते हैं, इसका क्या यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपका भी, इसका यूज हम करेंगे। उसके बाद है आपका CSS लिस्ट, CSS टेबल, ठीक है, टेबल के लिए यूज करते हैं, लिस्ट के लिए CSS लिस्ट है। रिस्पॉन्सिव टेबल बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रॉपर्टी। लेआउट के लिए हम क्या यूज करेंगे, डिस्प्ले, ठीक है। अगर आप यहाँ पे विजिबिलिटी भी आता है, इन दोनों में एक क्वेश्चन हमेशा राइज होता है, ठीक है, वो भी बताऊंगा, और क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है लेआउट्स, पोजीशन के लिए। उसके बाद अगर आपको लेयर को टॉप या बॉटम लेयर को शिफ्ट करना है, उस केस में Z इंडेक्स यूज होता है। लेआउट में आपके पास CSS ओवरफ्लो है। अब CSS यहाँ पे लेआउट में फ्लोट और क्लियर है, इसका यूज क्यों करते हैं ये भी आपने बहुत बार सुना होगा, फ्लोट और क्लियर। फिर कॉम्बिनेशंस है जो कि आप यूज करोगे सिलेक्टर करने के लिए। उसके बाद ओपेसिटी है, एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स हैं, और उसके बाद यूनिट्स जो हम यूज करेंगे। यूनिट्स कौन से होंगे, जैसे आप पिक्सल यूज कर रहा था, मैं कहीं पे WH यूज करूंगा। भाई पहले CSS तो पढ़ लो यार, वो बाद में देखना जब खत्म हो जाएगा टॉपिक। जावास्क्रिप्ट तो खत्म करो पहले,
फिर आपका CS इंपॉर्टेंट और मैथ कैलकुलेशन, ये आपका बेसिक पार्ट है। ठीक है, तो वन बाय वन इसको कवर करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का। भाई पहले CSS खत्म होगा, फिर जावास्क्रिप्ट खत्म होगा, फिर टाइपस्क्रिप्ट खत्म होगा, देन आपके पास एंगुलर आएगा भाई। ठीक है, इतना वो मत करो। मैं लिख देता हूं यहाँ पे बेसिक .html। अभी तो आपकी CSS खत्म नहीं हुआ, एंगुलर में जा रहे हो। उसके बाद यहाँ पे मैं एक और फाइल बना लेता हूँ style.css, ताकि मैं बाद में ना करूँ काम। सबसे पहले आपके पास आता है क्वेश्चन, ये आता है CSS के एलिमेंट्स। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, हमने पढ़ा था आईडी, क्लास और नॉर्मल टैग नेम के थ्रू। ठीक है, आपके पास दो और होते हैं, एक होता है CSS यूनिवर्सल सिलेक्टर, एक होता है ग्रुपिंग सिलेक्टर। हाँ ठीक है, तो ये दो आपके पास है। चलो वन बाय वन इसे स्टार्ट करते हैं। मैं एक पी टैग ले लेता हूं, ठीक है, और लॉरे एप्सम लिख लेता हूं। मैं इसको अभी बस ओनली कलर करके दिखाऊंगा, बाकी प्रॉपर्टीज हम धीरे धीरे सीखेंगे। बस मेरा मोटिव ये है कि आपको कैसे सिलेक्ट करना है वो चीज बताऊंगा। मैं इसको कॉपी करके यहां लिख लेता हूं और इसको कमेंट कर देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टाइल मैं इंटरनल यूज करूंगा, मैं एक्सटर्नल बहुत रेयरली यूज करूंगा। एक्सटर्नल का यूज तब करना जब लगे कि आपको जो साइज है आपका CSS का वो ज्यादा होता जा रहा है और एक ही कोड को आपको बार बार अलग अलग पेजेस में लोड करना पड़ रहा है, उस चीज में करोगे। फिलहाल वो चेक कर लेंगे। पहले मैं लिखता हूं आपका टैग नेम पे, मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूं और रेड। तो इसको मैं ओपन करके देखता हूं यहाँ पे, तो आपको कलर क्या मिल रहा है, रेड। ये था टैग नेम के बेस पे। टैग नेम से फायदा क्या और नुकसान क्या है? फायदा ये है कि लेट्स से आपको मल्टीपल पी में आपको सेम स्टाइलिंग चाहिए थी, तब आप टैग नेम यूज कर सकते हो। नुकसान क्या है कि लेट्स से मुझे एक ही पैराग्राफ टैग में आपको स्टाइलिंग करनी थी, तो उस केस में यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी, ये क्या करेगा, जितने भी आपके पी टैग होंगे सेम स्टाइलिंग कर देगा। तो इससे बचने के लिए हम यूज करते हैं आईडी एट्रीब्यूट। ठीक है, आईडी हमेशा यूनिक होनी चाहिए। जैसे लाइक आप ड्यूकेट में आ रहे हो, तो ड्यूकेट में आपको स्टूडेंट आईडी मिली होगी, ड्यूकेट की आईडी, वो इंपॉर्टेंट होता है, उससे हम आपकी पूरी डिटेल निकाल सकते हैं। हर किसी को अगर हम सेम आईडी प्रोवाइड कर देंगे तो सेम आईडी आप, उससे फिर यूनिकनेस क्या रह जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम ड्यूकेट आईडी प्रोवाइड करते हैं, और ऐसी आप हर एक टैग के अंदर एक आईडी लिखोगे अगर आपको उसमें यूनिक स्टाइलिंग परफॉर्म करवानी है तो इन CSS। ठीक है, तो आईडी एट्रीब्यूट आपके जितने भी बॉडी के अंदर जितने भी आप टैग लिखोगे उन सबके पास बाय डिफॉल्ट आईडी और क्लास आपको मिलता है एट्रीब्यूट और स्टाइल, ये तीन मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो आईडी आपके पास दिस वन। अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूं, आईडी को अगर मुझे बताना है कि भाई कोई आईडी है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा हैश और उसके बाद आईडी का नेम। मैंने आईडी का नेम दे रखा था पी, इसलिए वो आपको दिख रहा है। सेम आउटपुट विदाउट एनी इश्यू। जो पहले बता रहा था उसका मतलब क्या था, मैं कॉपी कर लेता हूं इसे और मल्टीपल टाइम लिख देता हूं। आईडी को आप मल्टीपल टाइम मत लिखना, और यहाँ पे क्या करता हूँ, पी को लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे जितने भी आपके पैराग्राफ होंगे सब में सेम स्टाइल आ जाएंगे। बट मैं चाहता हूं कि बस मेरा फर्स्ट पे ही आपको सेम एक ही स्टाइल मिले, कलर रेड मिले, बाकियों में आप जो चाहते हो वो कर सकते हो, सेम कर सकते हो। लेट्स से मैंने पी में ऐसा लिखा कलर, और मैं सब पहले वाले के लिए, जिसके लिए मैं कलर ग्रीन कर देता हूं, तो मैं लिखूंगा हैश पी और यहाँ पे कलर, और यहाँ पे लिख देता हूं कलर ग्रीन। तो पहले वाले पे ग्रीन हो जाएगा, बाकियों में आपका रेड आ जाएगा। ये क्या कर रहा है, सबसे पहले जितने पैराग्राफ होंगे सब में रेड कर देगा, और बाद में जो आईडी होगा उसमें वो उसको ओवरराइड कर देगा, रेड की जगह ग्रीन कर देगा। इसका काम ये होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, हैश आईडी के लिए यूज होता है अगर आईडी को बताना है। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो दोबारा ये सबको ग्रीन कर देगा।
पहले रेड करेगा और फिर इसके बाद नीचे जो लिखोगे वो सबसे उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो ये मैंने आपको इंटरनल एक्सटर्नल जब आपने CSS HTML पढ़ा होगा तब बताया था, दोबारा भी बताऊंगा, टेंशन ना लो। ऑनलाइन स्टूडेंट दोबारा ज्वाइन कर लेना,